Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका नया चैप्टर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ब्याज का सिद्धांत प्रतिष्ठित किसने दिया है? कीन्स का सिद्धांत जो इसमें मेन है। ठीक है, मतलब एक प्रतिष्ठित है और एक कीन्स का सिद्धांत है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, बाकी और भी हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ब्याज क्या है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्याज है क्या रियल में। ठीक है, तो ब्याज पूंजी की सेवाओं का पुरस्कार या कीमत है। अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं दी है, किंतु उसमें मौलिक भेद नहीं है। ठीक है, सीधी भाषा में हम समझेंगे, जो भी पैसा है उसको हम जैसे भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें जो भी सेवा दे रहा है उसकी कीमत है रियल में। ठीक है, मतलब उसको यूज़ करने के लिए हम किसी को देते हैं अगर, तो वो क्या कहलाता है? ब्याज। ठीक है, तो मेयर्स ने दिया है, ब्याज उस कीमत को कहते हैं जो उधार देने योग्य कोषों को प्रयोग के बदले में दिया जाता है। ठीक है, वेक्सेल ने क्या कहा है? ब्याज पूंजी के उपयोग के लिए ऋणी तथा पूंजीपतियों को उसके त्याग के बदले में दिया जाता है। मतलब पूंजीपति है, वो अपना जो भी धन देंगे तुम्हें खर्च करने के लिए, उसके बदले में तुम जो भी दोगे उनको, वो ब्याज कहलाएगा। ठीक है, सर मैंने क्या कहा है? ब्याज पूंजी को उसके बदले में मिलने वाला परितोषण है। परितोषण का मतलब है हमें जो लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कार्वर ने क्या कहा है? देखो, ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। ठीक है, और कीन्स का क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है। द्रव्यता मतलब जो भी तरल रूप में मुद्रा होती है उसको द्रव्यता बोलते हैं। ठीक है, तो उसका जो परित्याग करता है कोई भी, उसके उसके पुरस्कार के रूप में, ठीक है, उपहार स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है, वो क्या है? ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रिकार्डो, मार्शल, पीगू इत्यादि अर्थशास्त्रियों द्वारा ब्याज की दर का सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कहलाता है। इन तीनों का, रिकार्डो, मार्शल और पीगू। ठीक है, फैशल, वालरस, स्टार्जिंग और नाइट आदि अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की क्या की है? पुष्टि की है। यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि ब्याज का निर्धारण मुद्रा तथा मुद्रा प्रत्यक्ष भूमिका अदा नहीं करती, बल्कि इस सिद्धांत में ब्याज के निर्धारण में उत्पादकता तथा मितव्यता जैसे वास्तविक तत्वों पर क्या दिया गया है? जोर। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत को वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर पूंजी की मांग एवं पूर्ति से निर्धारित होती है। ठीक है, अब देखिए कि पूंजी और मांग और पूर्ति से क्या असर, मतलब हम इसमें जो सिद्धांत है उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? हम पूंजी की मांग पढ़ेंगे और पूर्ति, इससे क्या आशय है। ठीक है, आपको पता है पूरा इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है? मांग और पूर्ति पे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेंगे पूंजी का विनियोग की मांग। इसमें हम क्या पढ़ने? मांग यानी कि डिमांड। ठीक है, तो पूंजी को मांग उत्पादकों द्वारा की जाती है। ठीक है, जो अपने उत्पादन में विनियोग उसका विनियोग करते हैं। ठीक है, उत्पादन पूंजी के मांग के बदले केवल इसलिए करता है कि वह इसके द्वारा अधिक धन उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अगर किसी उत्पादक के पास थोड़ा धन है तो वो ब्याज पर देके उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, संक्षेप में पूंजी की मांग पूंजी की उत्पादकता के कारण होती है, परंतु पूंजी का अधिकाधिक उपयोग करने से उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है धीरे धीरे, और अंत में पूंजी की एक इकाई ऐसी आती है जिस पर दिए जाने वाले ब्याज उसके द्वारा उत्पत्ति की कीमत के बराबर हो जाती है। मतलब जितनी उसकी कीमत थी उसके बराबर क्या हो जाता है? ब्याज होता है। कि पूंजी की इस इकाई को उत्पादन की सीमांत उत्पादन कहते हैं। एक इकाई के बाद जितनी पूंजी की मात्रा हो जाती है उतना ही उसका ब्याज हो जाता है, बढ़ते बढ़ते। ठीक है, तो इस इकाई के उपरांत पूंजी लगाने पर ब्याज तो पहले जैसा ही रहेगा, परंतु उसकी उत्पत्ति क्या हो जाएगी? कम कीमत पर प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि उसी के बराबर ब्याज मिल रहा है तो वो कम कीमत पे ही प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, और उत्पादक को क्या हो जाएगी? हानि होगी। अतः प्रत्येक उत्पादक पूंजी का विनियोग उस बिंदु तक करता है, तो कहाँ तक करता है? जिस पर पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर के बराबर हो जाती है। ठीक है, मतलब जितनी पूंजी की वैल्यू है रियल में, उतना ही उस पर ब्याज प्राप्त होना जाए। ठीक है, तब तक करता है। ठीक है, उसके बाद वो स्टॉप कर देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊंची ब्याज दर पर उत्पादक पूंजी की मांग कम करेंगे और ब्याज दर के नीचे होने पर क्या करेंगे? अधिक अधिक मांग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार पूंजी की मांग और ब्याज दर में क्या होता है? विपरीत संबंध होता है। ठीक है, विपरीत संबंध होता है ऐसे करके। ठीक है, अथवा विनियोग की मांग वक्र ऊपर से नीचे, ये देखिए ऊपर से नीचे को बढ़ रहा है, घट रहा है लगातार। ठीक है, नीचे झुकने की प्रवृत्ति रखता है। ये ब्याज की दर है ऊपर, इधर पूंजी की मात्रा है। ठीक है, तो ये लगातार घट रहा है।
ठीक है, ब्याज की दर एंड में क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। अब अगला पढ़ते हैं हम, पूंजी अथवा बचत की पूर्ति। ठीक है, अब पहले हमने मांग पढ़ ली, अब पूर्ति पढ़ते हैं। ठीक है, पूंजी की पूर्ति बचत की मात्रा पर निर्भर करती है। बचत की मात्रा बहुत से तत्वों पर निर्भर करती है। देखो किस पर, अब बचत आप कब करोगे, जब लोगों की आय जितनी होगी उस हिसाब से बचत करेंगे, जीवन स्तर जैसा होगा उस हिसाब से बचत करेंगे, दूरदर्शिता उस हिसाब से बचत करेंगे। ठीक है, ब्याज की दर इस हिसाब से। इन सब तत्वों पर क्या होता है, ब्याज की दर, बचत जो भी हम सेविंग्स करते हैं वो इन्हीं पर निर्भर करेगी। ठीक है, इन तत्वों में बचत प्रमुख निर्धारण ब्याज दर होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रमुख निर्धारण है वो किससे होता है, ब्याज की दर से। ठीक है, यद्यपि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो ब्याज की दर शून्य होने पर भी बचत कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर उनको बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिल रहा है फिर भी वो बचत करेंगे कुछ लोग। ठीक है, परंतु इस प्रकार क्या है, बचत की मात्रा अत्यंत क्या हो जाएगी, अल्प हो जाएगी। ठीक है, बचत के लिए ब्याज को हमें प्रोत्साहन समानता आवश्यक होता है। ठीक है, आप अगर बचत कर रहे हो बैंक में, आप बैंक में ही पैसा डालते हो तो फ्री में नहीं डालते, वहां पे आपको क्या मिलती है, पर मंथ का आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। आपने सुना होगा जो भी आपके बैंक अकाउंट होते हैं, कभी देखना अचानक से आपके अकाउंट में 10 20 25 रुपया होते हैं तो आप सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आए, वो क्या होती है, गवर्नमेंट द्वारा दिया गया आपको ब्याज होता है, आपके ही पैसे पर गवर्नमेंट ब्याज देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि बचत करने में मनुष्य कष्ट एवं त्याग उठाना पड़ता है। ठीक है, ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति रुपया उधार तभी देगा जब अपने त्याग का पुरस्कार प्राप्त होगा। मतलब वो किसी और को क्यों देगा, वो हमें तभी देगा जब उसके बदले में उसको कुछ प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब आज दुनिया में हमेशा इंसान लाभ के लिए सब सारे काम करता है। ठीक है, तो पुरस्कार प्राप्त हो जाए, और ब्याज और पूंजी में कार्यात्मक क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, ब्याज और पूंजी में कार्यात्मक संबंध का मतलब है कि ब्याज मिलेगा पूंजी पर तभी वो कार्य के लिए मतलब पूंजी दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उनमें क्या हो गया, कार्यात्मक संबंध, अर्थात ब्याज की दर ऊंची होने पर पूंजी की पूर्ति अधिक हो जाएगी और ब्याज की दर नीचे होने पर पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि ब्याज की दर और पूर्ति में सीधा संबंध होने के कारण पूंजी की पूर्ति रेखा क्या हो जाएगी, बाएं से दाएं, इधर से उधर जाएगी। ठीक है, ऊपर बढ़ती जाएगी, ब्याज की दर बढ़ती जाएगी और पूंजी की मात्रा क्या हो जाएगी, पूंजी की मात्रा भी बढ़ रही, दोनों चीजें लगातार बढ़ती रहेंगी। तो इनमें क्या हो जाएगा, सीधा संबंध बोलते हैं इनको। ठीक है, ऐसा संबंध होगा। अब पढ़ेंगे हम ब्याज दर का निर्धारण। ठीक है, मतलब अर्थात बचत विनियोग की समानता, कैसे बचत करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ब्याज का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां कुल बचत कुल विनियोग का संतुलन हो जाता है। ठीक है, बचत और जो भी हमने लगाया उसका क्या हो जाएगा, संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा, वहां पे हम बचत करेंगे। ठीक है, यदि किसी समय बचत की मात्रा विनियोग की मात्रा से अधिक हो जाती है तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, जहां पर बचत की जो मात्रा है तो जो भी हमने विनियोग किया उससे अधिक हो जाएगी तो हमारी ब्याज की दर क्या हो जाएगी, अपने आप गिर जाएगी। ब्याज की दर गिरने पर क्या होगा, उत्पादक पूंजी की अधिक मांग करने लग जाएंगे। ठीक है, इसका फल यह होगा कि एक और ब्याज की दर कम होगी और उत्पादकों को पूंजी की मांग बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार बचत किए जाने से विनियोग की मांग क्या हो जाएगी, अधिक होने के कारण कुछ समय बाद वह स्थिति आ जाएगी जब इस कुल बचत और विनियोग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको प्रदर्शित किया गया, देखो ये है डी क्या है, मांग वक्र है, डी मांग वक्र है, और एस क्या है, एस पूर्ति वक्र है। ठीक है, दोनों इस बिंदु एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं, ई बिंदु पर। ठीक है, अगर ब्याज के निर्धारण का बिंदु ओ आर पर निश्चित होगा, यहाँ पर ओ आर इतने पर निश्चित होगा, और संतुलन बिंदु की दर ओ आर के संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण है। देखो क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें, पूंजी की मांग रेखा, जो पूंजी की डिमांड रेखा है, ठीक है, मांग रेखा की सीमांत उत्पादकता को भी दर्शाती है, इसलिए संतुलन ब्याज की दर ई एम, यानी ये ब्याज की दर जो है ई एम क्या है, ब्याज की दर हो गई। ठीक है, ब्याज की दर पूंजी की सीमांत उत्पादकता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, बात चूंकि पूंजी की मांग रेखा, जो मांग रेखा है तो विनियोग की मांग रेखा को भी बता रही है। ठीक है, विनियोग की मांग रेखा को भी बताती है, और पूंजी की पूर्ति रेखा जो सप्लाई रेखा है, ठीक है, पूर्ति रेखा वस्तुओं की पूर्ति को बता रही है। ठीक है, इसलिए संतुलन की दर क्या हो जाएगी, ई एम निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, संतुलन की दर क्या निर्धारित हो जाएगी, ई एम निर्धारित हो जाएगी, और ई एम पर विनियोग मांग और बचत पूर्ति दोनों ही बराबर होगी। ठीक है, ब्याज की दर ओ आर वन हो जाने पर ब्याज की दर क्या हो जाएगी, ओ आर वन, जब ब्याज की दर ये बढ़ गई यहाँ से यहाँ पहुंच गई। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इस पे हो गई ब्याज की दर, ब्याज की दर। ठीक है, ये ब्याज की दर है, और यहाँ पे क्या होगी, पूंजी की मात्रा। ठीक है, पूंजी की
मात्रा, इस पे ये दर्शाई गई। ठीक है, तो जब ब्याज की दर OR1 हो जाएगी, जब पहले OR थी, OR से OR1 जब हो गई, ठीक है, तो पूंजी की मांग पूर्ति से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। देखिए ये अधिक हो जाएगी, अतिरिक्त पूंजी की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, पूर्ति से अधिक हो जाती है। और जब ब्याज की दर R2 हो जाती है तो क्या हो जाएगी, अतिरिक्त पूंजी की क्या हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। ठीक है, दोनों सूरतों में क्या होगा, अतिरिक्त पूंजी एबी के कारण दर गिरेगी और स्वतः ही समायोजित करते हुए OR तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये था पूरा डिस्क्रिप्शन डायग्राम का जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इस पे संतुलन बिंदु आप समझ गए थे कि ई पर था। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर आपका क्या है, ये संतुलन बिंदु है और अपने आप ही जब जब ये गिर जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से ये पूंजी की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये पूंजी का अधिक है। ठीक है, और ये अतिरेक है पूंजी का। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसकी आलोचनाएं। इस सिद्धांत की बहुत सी आलोचनाएं, ठीक है, जिसमें मुख्यतः हम बता रही हूँ मैं। ठीक है, पहला क्या है, बचत एवं विनियोग में समानता। आपने सुन अभी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया आपको कि बचत और विनियोग में कुछ समानताएं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार विनियोग एवं बचत में ब्याज के माध्यम से क्या हो जाती है, समानता स्थापित हो जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कीन्स ने कहा है बचत एवं विनियोग में संतुलन ब्याज की दर संबंधित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय आय के परिवर्तन के माध्यम से स्थापित होती है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं, ब्याज का प्रतिफल। ब्याज बचत का प्रतिफल नहीं है। ठीक है, हमने शुरू से अभी सिद्धांत में हमने यही पढ़ा कि ब्याज क्या है, बचत का प्रतिफल है। कि मतलब इसमें ये कहा गया था इस सिद्धांत में कि जो भी आप बचत करते हो उसका प्रतिफल ब्याज है, ना कि कुछ और बताएगा। रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही व्यक्ति उस पूंजी पर भी जो उसके पूर्वजों ने अर्जित की थी ब्याज कमा सकता है। ठीक है, तो वो उसकी कमाई हुई नहीं हुई, उसके द्वारा बचत की हुई नहीं हुई, क्योंकि वो उसको पूर्वजों से उपहार स्वरूप मिली थी। ठीक है, ब्याज कमा सकता है लेकिन वो उस पर ब्याज कमा रहा है। ठीक है, इस प्रकार अपनी बचत को अपने पास नगद के रूप में रखें तो उसे किसी प्रकार का ब्याज प्राप्त। अगर वो बचत कर रहा है, सपोज उसने 1 लाख भी बचत कर ली, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं करता है, तो क्या उसको ब्याज मिलेगा, नहीं। ठीक है, अतः कहा है कि क्या कहते हैं, कीन्स ने इसके लिए कहा है, देखो पढ़ लेते हैं हम, ब्याज उपभोग त्यागने का पुरस्कार नहीं है बल्कि तरलता का परित्याग है। ठीक है, अगर वो तरलता को परित्याग करता है तभी ब्याज प्राप्त होता है, ना कि केवल बचत करने पे। ठीक है, अगला क्या है, बचत और विनियोग पर ब्याज का प्रभाव। बचत और विनियोग पर ब्याज का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ लेते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार है कि गलत विनियोग एवं बचत दोनों ब्याज से प्रभावित होते हैं, परंतु विनियोग ब्याज दर से नहीं बल्कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता अर्थात व्यवसाय में होने वाले लाभ से अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, यही कारण है कि तेजी से समय अधिक ब्याज दर पर भी विनियोग की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि पूंजी विनियोग से अधिक लाभ कमाने की आशा रखती है। पूंजी क्या सोचती है, विनियोग से अधिक लाभ कमाने की आशा रहती है। ठीक है, इसके विपरीत मंदी के समय क्या होता है, लाभ की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए ब्याज की दर कम होने पर भी विनियोग की मात्रा क्या होती है, कम ही रहती है। जब मंदी की होती है, जैसे आप अभी समझ सकते हो, लॉकडाउन के दौरान हमारे पास क्या है, आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो गई है, तो ब्याज की दर कम होती है, फिर भी हमारी विनियोग की मात्रा भी कम ही रहती है। ठीक है, इस प्रकार ब्याज की दर से प्रभावित अवश्य रहती है। ठीक है, इस तथा ब्याज की दर की अपेक्षा वह आय से अधिक प्रभावित होती है। ब्याज की दर की उतनी भी क्यों ना हो, यदि आय नहीं है तो बचत नहीं हो सकती। लेकिन इसमें क्या कहा है, नहीं बचत होती है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है, मुद्रा की मात्रा। यद्यपि त्याग की मात्रा पर मुद्रा के परिमाण का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परंतु इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा का कुछ भी महत्व नहीं दिया। इसमें क्या कहा गया है कि जितनी भी बचत हो आपको ब्याज प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा ये नहीं कहा गया है कि ज्यादा बचत करोगे तो ज्यादा विनियोग करोगे तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, कम करोगे तो ऐसा कुछ इस सिद्धांत में नहीं कहा गया। ठीक है, अगला क्या है, साख मुद्रा। इस सिद्धांत में साख मुद्रा के ब्याज की दर पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या नहीं। साख का मतलब होता है, मतलब जो भी करेंसी के रूप में हमारे पास होती है मुद्रा, ठीक है, उसका प्रभाव की व्याख्या नहीं की गई है। कभी भी पैसे को रखे अगर आप घर में रखते हो तो उस पर ब्याज प्राप्त नहीं होता, उस बारे में कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यद्यपि ब्याज की दर निर्धारण पर साख मुद्रा का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। रियल में क्या होता है, जब अगर साख मुद्रा आपके पास ज्यादा है और घर में रखी है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो रियल में कहने का मतलब ये है कि साख मुद्रा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।